24 दिसंबर को डेयरी और पशुपालन को लेके विशुद्ध झूठ जो है बांटते हुए नजर आया कि किसानों को बिल्कुल घाटा हो रहा है। अब इस पे मैंने एक वीडियो बहुत विस्तार में समझाया था कि दो चीजें इस देश में एक साथ शुरू होती हैं। 70 के दशक की बात कर रहा हूं मैं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। एक था कि अनाज के उत्पादन में भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अपने पास उतना हो जाए उसको कि बाहर से नहीं इंपोर्ट करना पड़े। दूसरा था दुग्ध उत्पादन में, डेयरी में। अब दोनों में क्या हुआ कि एक में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अमूल का मॉडल दिया, आनंद, कि सहकारिता से एक मॉडल चलेगा कि किसान ही जो है मालिक है, किसान ही जो है लाभ शेयर करेंगे, किसान ही तय करेंगे उनके दूध का मूल्य क्या होगा, ठीक। और दूसरा था कि उन किसानों को, पहले किसान कुछ भी उपजाते थे, कुछ भी बेचते थे खुले बाजारों में, उसका एमएसपी किया जाने लगा। क्यों किया गया एमएसपी? एमएसपी इसलिए किया गया था, इसको एक तरह से आरक्षण की तरह आप देखिए, कि यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में चावल और गेहूं की कमी है और वो उपज नहीं रहा। उपज इसलिए नहीं रहा है, कोई आदमी सब्जी बेच के ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तब सरकार ने कहा कि नहीं, आप जो है चावल उपजाइए, गन्ना उपजाइए या गेहूं उपजाइए, और उन लोगों से कहा जो ट्रेडिशनली नहीं उपजाते थे क्योंकि उनको कम पैसे मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस इलाके में उपजाइए, हम खरीदेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे। तो क्या हुआ, इससे लोग जो है उसको उपजाने लगे क्योंकि उनको पैसे देने की गारंटी मिल गई थी। अब ऐसे में ये गारंटी कब तक चलनी चाहिए थी? तभी तक जब अगर भारत सरकार की रिक्वायरमेंट भारतीयों को खिलाने के लिए 100 टन की है उदाहरण के तौर पे, तो 100 टन का जब मिलने लगता उनको कि हाँ 100 टन आ गया, तब आपको एमएसपी की व्यवस्था जो है खत्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन आपने वो नहीं किया। जैसे आरक्षण को हम ढोते जा रहे हैं, टैलेंट को या आर्थिक क्षमता को बिल्कुल दरकिनार करके, उसी तरह एमएसपी की नौटंकी जो है वो चलती रही। और आज ये मतलब समस्या है कि हर सरकार, राज्य सरकार जो एमएसपी पे लेती है, वो आपको बताएगी कि वो कितने घाटे में चल रही है। उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो और भी नुआंसेज आपको पता चलेंगे। और उसके इतर जिस पशुपालन और डेयरी को ये जो है रवीश बोल रहा है घाटा ही हो रहा है हर जगह, मैंने उस पर भी अपना निजी ही अनुभव बताया आपको कि मेरे गांव में 6 लोगों ने अमूल के मॉडल पे सुधा डेयरी की एक संस्था, कॉम्फेड जो होता है, उस पर शुरू की थी, बभनगामा दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ करके। हर गांव में इस तरह के मॉडल आपको 2-3 गांव पे मिल जाएगा, हर पंचायत में। और आज के डेट में वो 30 लाख रुपया प्रति महीना डिसबर्स करता है किसानों को। उस एक संस्था ने मेरे गांव की पूरी दिशा और दशा बदल दी। बाद में उसको नेशनल डेयरी बोर्ड जो है उसने मतलब एक ऊपर से एक तरह से कॉरपोरेट स्ट्रक्चर देने के लिए, कि देख रेख के लिए बना दिया। लेकिन अभी भी किसान ही, यही संस्थाएं तय करती हैं कि उनका दूध कितने में बिकेगा, लाभ का हिस्सा कितना बोनस में जाएगा। उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत खामियां हैं, लेकिन जिस दिन आप एमएसपी सुनिश्चित कर देंगे दूध पे भी, रवीश इसीलिए रो रहा है, एमएसपी ऑलरेडी एक फेल्ड एंटरप्राइज है, क्योंकि गुणवत्ता के हिसाब से हमको खरीदना है। और हर आदमी जब बता दे एमएसपी, तो हर आदमी वही चीज उपजा रहा है जिसकी जरूरत अब नहीं है। अब हमको चाहिए था 100 टन, उपज रहा है 700 टन, तो हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा 600 टन का? तो उस बात को भी आपको देखना पड़ेगा कि आदमी दूसरी चीजें उपजाए जिसकी खपत मतलब ज्यादा है और उपज कम है, जो हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, या प्रोसेस्ड फूड बनाए जिसकी खपत जो है बाजार में ज्यादा है। इस तरह की चीजें नहीं की जा रही थी। अब सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में सोच रही है। अब सरकार जो है बाजारों को खोल रही है ताकि कहीं का आदमी कहीं भी कुछ भी बेचे, सुपर फूड करके पैकेजिंग करे। इस तरह की चीज एक मॉडर्न तरीके से कृषि को देखने की कोशिश की जा रही है। तब इन लोगों के पेट में जो है दर्द उठ रहा है। और तब ये जो ऑलरेडी दुग्ध उत्पादन जो है भारत में एक सफल मॉडल है, अमूल एक वैश्विक स्तर की संस्था है और उसके मॉडल को रेप्लिकेट किया गया पूरे भारत में, और उसको ये लोग जो है उसको दे आर लुकिंग डाउन ऑन अस। इनका यही है ना, ये वामपंथियों का यही है कि जो संस्था सक्सेसफुल है उसको जो है नोच नोच के नीचे ले आओ। बीसीसीआई के साथ इन्होंने यही किया था, जस्टिस लोढ़ा वाला जो
कमेटी था। तो अब कह रहे हैं कि उसको नेशनल, खैर वो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक सफल संस्था होती है जो अपने बल पे आगे बढ़ती है, उसको वामपंथी चाहते हैं कि वो संस्था भी नष्ट हो जाए। तो रवीश यही दुग्ध उत्पादन के बारे में जब बोलता है तो उसका पूरा का पूरा यही रहता है कि ये किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए। ये चल कैसे रहा है, ये सफल कैसे हो गया मॉडल, और उसमें 2-3 किसान कहीं से, ऐसा नहीं है कि सारे किसानों को इससे लाभ ही हो रहा है, लेकिन अगर आप वहां से, और दूध की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होती है, उसका फैट कंटेंट कितना है उस हिसाब से, तो क्या आप बाजार में नहीं खरीदते दूध? बाजार में जब आप फुल क्रीम मिल्क खरीदते हैं, उसका 3 तरह या 4 तरह का दूध मिलता है ना बाजार में। फुल क्रीम, हाफ क्रीम, स्किम्ड मिल्क होता है, टोन्ड जिसको बोलते हैं। तो उसका दाम क्यों होता है ऊपर नीचे? उसका रेटिंग जो होता है 3 से लेके 10 तक जाता है, 0 से 10 तक जाता है। 3 से नीचे वाले का बहुत कम पैसा मिलेगा। फिर जैसे जैसे आपके दूध में जितना फैट है उसी अनुपात में आपको मूल्य मिलेगा। बहुत ही फेयर प्रैक्टिस है ये। किसानों को ऐसे गांव में या ऐसी संस्थाओं से समस्या तब होती है जब संस्था जो है उनको वायदे करती है, या जो संस्था जिस कारण बनी है कि वहाँ पे जो है मवेशी डॉक्टर होगा, वहाँ उन्नत तरह से पशुपालन के तरीके सिखाए जाएंगे, या उनको लगता है कि बोनस का पैसा इस तरीके से बांटा जाना चाहिए था, या उनको वहाँ के स्टाफ से दिक्कत हो सकती है जो वहाँ पे बैठ के, और ये सब ग्रामीण आंतरिक राजनीति है कि आपका फैट कुछ आ रहा है और वो जबरन जो है कुछ भी लिख देगा। तो ये तो उसकी समस्या है ना, उस एक पर्टिकुलर यूनिट की समस्या है। आप उसको पैन इंडिया बता नहीं सकते, लेकिन रवीश यही कर रहा है कि इसका एक रिपोर्टर, जैसे मैं बिजली वाला बार बार एग्जांपल देता हूं रवीश का, कि देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, रवीश 40 मिनट शो इस पे करता है कि 3 गांव में नहीं पहुंची है बिजली। उसको भारत के शायद 6-7 लाख गांव हैं इस देश में, या जो भी डेटा है, तो हर जगह पहुंचने में 3 जगह नहीं पहुंचा, तो उसके ऊपर 40 मिनट का शो करता है कि नहीं, मोदी झूठ बोल रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। रवीश उसको इस तरह से दिखाता है कि 1 भी % इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। तो रवीश वही एक कहीं पे चला जाएगा और बोलेगा कि देखिए यहाँ पे तो दूध के नाम पे तो नौटंकी हो रही है, और गिरिराज सिंह को चैलेंज कर रहा है कि अपने ही क्षेत्र में बेगूसराय से किसी में, मैं बेगूसराय का हूँ, मेरे गांव में वो संस्था है, और मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे गांव में डेयरी नहीं होता तो लोग भूखमरी से मरते होते, क्योंकि लोगों की जोत, मैं ये सब बातें नहीं बताना चाहता था कि निजी बातें हैं ये। मेरे पिता के हिस्से 2 बीघा खेत आता है, हम 2 भाई हैं, अब 1 बीघा बचेगा। और जो और भी लोग हैं जिनके घरों में ज़्यादा बच्चे थे या जिनके पिता ज़्यादा भाई हैं, उनका आप पता कीजिए 10 कट्ठा 5 कट्ठा इतनी जोत बची है उनकी। 1 कट्ठा हमारी तरफ 1488 स्क्वायर फीट का है। आप सोचिए कि ऐसे में किसान सिर्फ खेती करके क्या उपजा लेता। मेरी परवरिश, मेरी पढ़ाई, मेरे भाई की पढ़ाई, मेरी बहन की पढ़ाई संभव ही नहीं थी सिर्फ खेती से और जमीन जोत के। इस कारण जब पशुपालन आता है, जब एक संस्था सुधा जैसी आती है और वो संस्था आपको गाय देती है और लोन के बदले बोलते हैं कि आप जो दूध दे रहे हो 1 साल तक आप कटवाते रहिए उससे पैसा, वो कट रहा है। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बाजार से कम दाम में उसी डेयरी से मिलेंगे, आपको घी चाहिए मिल जाएगा। इतनी सारी सुविधाएं दी, गर्भाधान के लिए अलग, आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या क्या चल रहा है देश में। ह्यूमंस के लिए होता है ना कि IVF जो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिनके बच्चे नहीं होते हैं। गायों में अब तकनीक आ गई कि सिर्फ बछिया ही होगी। हाँ, उसका प्राइस एक अलग है। ये तकनीक आ गई है कि देसी सांड का जो स्पर्म होता है वो लेके और देसी नस्ल की गाय का जो एग है, ओवा है, उसको निषेचित करवा के, फर्टिलाइज करवा के सरोगेट मदर के पेट में डाला जाए, एक दूसरी गैया के पेट में जो आपके पास है। आपको एक उन्नत हेल्दी बच्चा जो मिलेगा, लेकिन उसका एक कॉस्ट है। ये गांव में हो रहा है,
ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे लैब में हो रहा है। ये मैं अभी और ऑफ इंडिया पे ये वीडियो पड़ा हुआ होगा, आप राजनारायण जी वाला एपिसोड जाके देखिए कि वैज्ञानिक कृषि क्या है, उसमें वो बताते हैं ये सारी बातें। तो इस लेवल पे विकास हो रहा है और लोग सोच रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। और रवीश जो है एक कहीं से एग्जाम्पल ले आएगा, एक उदाहरण जो अपवाद है, और उसको इस तरह से दिखा रहा है कि नहीं पूरे देश में जो है, मतलब पशुपालन में भी, दूध में भी, किसी भी, मतलब देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई आदमी सही नहीं है, जो भी व्यापार कर रहा है मर रहा है। रवीश ने फिर मतलब 23 दिसंबर को भी यही दूध वाले पे ही लेके बकलोली की है, लगातार लंबा सा एपिसोड किया है। उसके बाद फिर वही है, बोलते बोलते पहले तो जितनी बातें मैंने आपको बताया उस पर बोला है, फिर विदेशों में भी होने लगा है विरोध, विकलांग भी आ गए हैं विरोध। मतलब 3 विकलांग बैठा हुआ है, उसका फोटो लेके विकलांग भी आ गए विरोध में। आप शब्दों का खेल समझिए। यही हो रहा था शाहीन बाग के भी समय में कि आईआईटी के बच्चों ने विरोध किया। तो आईआईटी का पूरा स्ट्रेंथ कितना है? मान लीजिए 5000 स्टूडेंट आईआईटी में पढ़ते हैं, यहाँ 16 लड़का जो है, लड़की, वो जाके कहीं विरोध कर रहा है, तो वो आईआईटी का विरोध है या आईआईटी के 16 छात्रों का विरोध है? क्या वो लोग चुने हुए बच्चे थे? क्या ये विकलांग जो बैठे हुए हैं ये किसी इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आप उसकी विकलांगता को या किसी के महिला होने को अब ये भी कह देना काले लोग भी इसमें शामिल हैं विरोध में, यही कहा जाएगा ना। अलग अलग, मतलब मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं विरोध में। जितने भेदभाव के टर्म्स हैं, तुम कर रहे हो डिस्क्रिमिनेट, तुम कर रहे हो डिस्क्रिमिनेट, और उसको ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं ये पॉजिटिवली हम उनको आगे कर रहे हैं। क्या मतलब है कि विकलांग भी आ गए? विकलांग का कृषि से क्या लेना देना है? ये रहता ना कि यहाँ ये आदमी बीज बनाता था अपने गांव के लिए और ये जो है दुखी होकर विरोध में आ गए, तो समझ में आता है, वो जुड़ा हुआ है। विकलांग आ गया से क्या मतलब है? जिसके बाल स्पाइक्ड हैं वो भी आ गए हैं विरोध में। तो कॉलेज की 3 छात्राएं, तो आर दे रिप्रेजेंटिंग द होल लॉट ऑफ विकलांग्स? क्या डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो तुम इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हो? यही है ना, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ये लोगों को गिल्ट ट्रिप पे भेजने का तरीका है कि देखिए विकलांग, विकलांग आ गया, फॉर गॉड सेक हम क्या करें, विकलांग आ गया तो